नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। खबर मिली है कि भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के अंतर्गत समिति गठित की है जो पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा साथ ही विधानसभा व विधान परिषद सदस्यों के व्यक्तिगत फंड के अंतर्गत प्रकल्प व योजनाओं के आवंटन का फैसला करेगी। इस समिति में अमरावती के वरिष्ठ भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे तथा अमरावती के ही विधान परिषद सदस्य श्रीकांत भारती सहित सुनील करजतकर का समावेश है। यह समिति फंड के उपयोग के बारे में निर्णय करेगी। यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अमरावती के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि सैकड़ों करोड़ रुपए के फंड का उपयोग किस तरह करना है, ये अमरावती के दो बड़े धुरंधर नेता तय करेंगे। वहीं भाजपा के सांसदों व विधायकों द्वारा इस फंड का इस्तेमाल कहाँ किया जाना है, इसका निर्णय भी डॉक्टर बोंडे व श्रीकांत भारती द्वारा किया जाने वाला है। शिवसेना की महिला नेत्री सुषमा अंधारे के बयान के बाद अब अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि अगर दुनिया का सबसे आलसी आदमी देखना है तो आप मातोश्री पर जाकर देख सकते हैं। एक समाचार चैनल से बातचीत में सांसद नवनीत राणा ने कहा कि वह सुषमा अंधारे को नहीं पहचानती। अंधारे पूरी तरह से एक्टिंग करती हैं और जिस अंदाज में वो बोलती हैं उसे एक्टिंग का ही नाम दिया जा सकता है। वर्ष 2013 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल ने कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस के परिवहन हेतु मद्रास यानी गुजरात से उड़ीसा तक भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने के संदर्भ में निर्णय लिया था। इस महत्वाकांक्षी प्रकल्प का लाभ विदर्भ क्षेत्र की जनता को भी मिले, इस हेतु राज्यसभा के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने संबंधित विभाग से सतत संपर्क जारी रखा, जो अब सफल होता दिखाई दे रहा है क्योंकि इस प्रकल्प को गेल ने अपनी मंजूरी दी है। ऐसे में विदर्भ क्षेत्र के प्रत्येक घर में पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुंचाने का काम शुरू हो जाएगा। सांसद प्रफुल्ल पटेल द्वारा किए गए प्रयासों के चलते गेल कंपनी ने भूमिगत गैस पाइपलाइन प्रकल्प के पहले चरण को विस्तार देना मंजूर किया था। इस प्रकल्प पर करीब 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च होना है। इस प्रकल्प के जरिए राज्य के 12 जिलों को जोड़ा जाएगा, जिसमें अमरावती जिले का भी समावेश है और अमरावती जिले में करीब 74 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। अमरावती बैतूल राज्य मार्ग पर बीती रात करीब 2 बजे के आसपास यात्री बस और टवेरा कार के बीच भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में टवेरा कार में सवार 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 6 पुरुषों व 3 महिलाओं सहित 2 बच्चों का समावेश है। पता चला है कि मृतकों में अधिकांश लोग मजदूर हैं और यह टवेरा कार मजदूरों को लेकर अमरावती से परतवाड़ा की ओर आ रही थी, लेकिन झल्लार गाँव से करीब 1 किलोमीटर दूर पहुँचने पर इस टवेरा कार की खाली यात्री बस के साथ टक्कर हो गई, जिसके चलते कार में सवार सभी 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने लोगों की मदद से 11 में से 7 शव निकाल लिए, वहीं 4 शवों को गैस कटर के जरिए कार को काटकर बाहर निकालना पड़ा। इस हादसे की जानकारी मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए हादसे में जान गंवाने वाले परिवारों के लिए संवेदना जताई है और मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के इलाज हेतु 50-50 हजार रुपए की मुआवजा राशि का ऐलान किया है। विदर्भ क्षेत्र के एकमात्र हिल स्टेशन चिखलदरा में दुनिया का तीसरा व भारत सहित एशिया का पहला स्काईवॉक साकार करने की योजना वर्ष 2019 से पहले तत्कालीन फडणवीस सरकार द्वारा बनाई गई थी, जिसके तहत सिडको के विकास प्रारूप में पर्यटकों को आकर्षित करने की दृष्टि से स्काईवॉक के साथ ही केबल कार जैसे 2 नावीन्यपूर्ण प्रकल्प शामिल किए गए थे, जिसे लेकर केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय की ओर से तो प्राथमिक नाहरकत प्रमाण पत्र प्राप्त हो गए, लेकिन व्याघ्र प्रकल्प के स्थानीय प्रशासकीय असहयोग की वजह से अब तक यह काम प्रलंबित पड़ा है। इस आशय का पत्र पूर्व जिला पालक मंत्री व विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखा था, जिसके बाद डिप्टी सीएम कार्यालय से इसे लेकर स्थानीय प्रशासन से पूछताछ की गई और प्रशासन ने तुरंत ही अपर मुख्य वन संरक्षक तथा मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के क्षेत्रीय संचालक एवं सिडको स्काईवॉक के प्रकल्प संचालक के नाम पत्र जारी करते हुए इस बारे में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने कहा। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि इस प्रकल्प के लिए व्याघ्र प्रकल्प के साथ ही स्थानीय प्रशासन द्वारा सहयोगात्मक रुख अपनाते हुए नाहरकत प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने भातकुली तहसील अंतर्गत सावरखेड़ स्थित ऐतिहासिक व पुरातन वाड़े का संरक्षण करने को लेकर भी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा। इस पत्र का संदर्भ लेते हुए भी जिलाधीश कार्यालय ने प्रकल्प निर्माण विभाग क्रमांक 1 के अधीक्षक अभियंता को पत्र भेजते हुए इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने और की गई कार्रवाई की अनुपालन रिपोर्ट डिप्टी सीएम कार्यालय से जिलाधीश कार्यालय को भेजने का निर्देश दिया है। प्रभात चौक की राजेंद्र लॉज नामक पुरानी व जर्जर इमारत ढह जाने की वजह से हुए हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में मनपा प्रशासन ने अब शहर में स्थित ऐसी इमारतों की स्थिति का आकलन करते हुए उन्हें गिराने की कार्रवाई को लेकर कदम उठाने शुरू किए हैं, लेकिन पता चला है कि 6 इमारतों का मामला अदालत के सामने विचाराधीन है। ऐसे में मनपा प्रशासन ने अदालत से इन इमारतों को दिए गए स्थगनादेश को हटाने का निवेदन किया, जिसके तहत बताया गया कि इन इमारतों की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है। वहीं राजकमल चौक स्थित खापड़ेवाड़ा का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में होना है और राजेंद्र लॉज वाली इमारत खुद ही गिर गई है। ऐसे में शेष 4 जर्जर व खस्ताहाल इमारतों में रहने वाले लोगों को मनपा ने तुरंत इमारत खाली कर देने का आदेश दिया है और अब जल्द ही इन इमारतों को गिरा दिया जाएगा।
महानगरपालिका में प्रशासनिक कामकाज सुचारू रखने की दृष्टि से निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर ने आज अचानक 4 अधिकारियों के प्रभार में बड़ा बदलाव किया, जिसके तहत मूल रूप से जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्य करने वाले भूषण पुरस्कर को जोन क्रमांक 1 के सहायक आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा जोन क्रमांक 3 के सहायक अभियंता रहे नंदकिशोर तिगले को जोन क्रमांक 2 के सहायक आयुक्त का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया है। वहीं सांख्यिकी अधिकारी योगेश पिठे को जोन क्रमांक 3 का सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है। नई जिम्मेदारी में नरेंद्र वानखड़े को महिला व बाल विकास अधिकारी पद के साथ ही मनपा स्पर्धा परीक्षा अभ्यासिका का दायित्व भी सौंपा गया है। संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ सीनेट चुनाव के लिए आगामी 20 नवंबर को मतदान होने वाला है। विद्यापीठ पर राज करने वाले नोटा के विरोध में इस चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जस्टिस पैनल भी चुनावी मैदान में है, जिसकी वजह से इस बार सीनेट चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना देखी जा रही है। नामांकन वापसी के आज अंतिम दिन दोपहर 2:30 बजे तक 341 उम्मीदवारों में से 31 उम्मीदवार चुनाव मैदान से पीछे हट गए थे। यह संख्या देर शाम तक और भी बढ़ने की संभावना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अमरावती विद्यापीठ चुनाव प्रमुख स्वप्निल पोद्दार व विदर्भ प्रांत मंत्री अखिलेश भारती ने आज 10 प्रत्याशियों की घोषणा की, जो आगामी 20 नवंबर को होने जा रहे विद्यापीठ अधिसभा का चुनाव लड़ेंगे। इन उम्मीदवारों के बारे में आज संक्षिप्त जानकारी यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में स्वप्निल पोद्दार द्वारा दी गई। या समस्यांना रस्त्यावर आंदोलन करत असताना जी अमरावती विद्यापीठाची एक सर्वोच्च सभा आहे, ज्या ठिकाणी या विद्यापीठाच्या प्राधिकरणांमधले अनेक निर्णय या ठिकाणी होतात, जो असावं आपले विचारांचे लोक त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या गोष्टी मांडाव्यात आणि म्हणूनच विद्यार्थी परिषदेने हा लढा निवडणुकीच्या लोकांनी लढायचं ठरवलाय आणि म्हणून 5 खुला प्रवर्ग आणि 5 कॅटेगरी मधले असे 10 उमेदवार आपण या निवडणुकीच्या रिंगणात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आणि शिक्षण मंचाच्या वतीने त्या ठिकाणी उभे केलेले आहेत। दर्यापुर सहकारी शेतकी खरीदी बिक्री समिति की चुनाव आगामी दिसंबर माह में होने जा रहे हैं। इस चुनाव में 73 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। इस चुनाव में 3 पैनल आमने सामने है, जिसके चलते मुकाबला तिकोना होने की संभावना है। दीपावली पर्व से पहले और बाद में सभी रेलगाड़ियों में अच्छी खासी भीड़भाड़ रहती है। इस बात का फायदा उठाते हुए कई लोग बिना टिकट निकाले ही यात्रा करते हैं। ऐसे लोगों पर रेलवे के टिकट निरीक्षकों व टिकट चेकरों की कड़ी नजर रहती है। इसी के तहत अमरावती व बडनेरा रेलवे स्टेशन पर विगत 10 दिनों के दौरान 314 बेटिकट यात्रियों को पकड़कर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई और उनसे 2,54,000 रुपए का दंड वसूल किया गया। कुछ दिन पूर्व चांदूर बाजार तहसील के बोराला स्थित पुण्यश्लोक वीर अहिल्या देवी विमुक्त जाति व भटकिया जमाती प्राथमिक आश्रमशाला के 57 विद्यार्थियों को 17 सीटर वाहन में ठूंस कर ले जाने का मामला उजागर हुआ था, जब इस वाहन को कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने परतवाड़ा में पकड़ा था। ऐसे में अभी इस आश्रमशाला की मान्यता को रद्द करने की मांग देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की गई है। साथ ही इस मामले की शिकायत राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्रियों से करते हुए आरोप लगाया गया है कि इस मामले में जिला प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। सिख समाज के महान और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 553वां प्रकाश पर्व आगामी 8 नवंबर को पूरे विश्व में बड़े श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाएगा। इस निमित्त स्थानीय श्री गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में विगत 1 नवंबर से आगामी 8 नवंबर तक विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आज शुक्रवार 4 नवंबर को दोपहर 3 बजे बूटी प्लॉट परिसर स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा से भव्य नगर कीर्तन यात्रा निकाली गई। इस नगर कीर्तन यात्रा में कांच से बनी पालकी में श्री गुरु ग्रंथ साहिब को सम्मान पूर्वक विराजित किया गया। साथ ही नागपुर व इंदौर से विशेष तौर पर पधारे गतका समूहों द्वारा इस अवसर पर गुरु के सम्मान में एक से बढ़कर एक कलाबाजियां प्रस्तुत की गई। आज कार्तिक एकादशी के अवसर पर शहर के सभी मंदिरों में देव दर्शन हेतु भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। विशेष तौर पर यह भीड़ भाड़ विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरों और कृष्ण मंदिरों में ज्यादा देखी गई। तिवसा तहसील में आने वाले कौंडन्यपुर में महंत अक्रूरदास व इस्कॉन के सभी भक्तगणों की ओर से कार्तिक मास विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों की शुरुआत आज शुक्रवार 4 नवंबर की शाम 6:30 बजे गंगा आरती व गंगा पूजन से हुई। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद का सत्कार समारोह आगामी रविवार 6 नवंबर को सुबह 11 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित किया गया है। इस आशय की जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में आयोजकों द्वारा दी गई। या समाजाचं मत ते सर्व पक्षाच्या सरकारने घेतलं, पण या समाजाकडे लक्ष दिलं नाही। साधे तलावाचे तलावा मच्छीमार सोसायट्या, या सोसायटीचे मालक, तलावाचे मालक सुद्धा या भोई समाजाच्या गरिबीचा फायदा घेऊन
अक्टूबर माह में खंडग्रास सूर्य ग्रहण देखने के बाद खगोल प्रेमियों को आगामी मंगलवार 8 नवंबर को खंडग्रास चंद्र ग्रहण देखने का अवसर मिल रहा है। विदर्भ में करीब आधे से पौन घंटे तक यह ग्रहण विभिन्न स्थानों पर दिखाई देगा। इस वर्ष जिले में भारी वर्षा होने के कारण जिले के सभी बांध लबालब है। अपर वर्धा बांध में 99.84% जल संग्रह है। इस वर्ष 15 नवंबर से रबी के लिए इस बांध से पानी छोड़ा जाने वाला है और 5 चरणों में रबी सत्र के लिए इस बांध से पानी किसानों को मिलने वाला है। इस वर्ष खरीफ सीजन के दौरान मूसलाधार बारिश और अतिवृष्टि के कारण कपास और सोयाबीन का काफी नुकसान हुआ और इन दोनों फसलों के उत्पादन में कमी आई, लेकिन बारिश अधिक होने के कारण जलाशयों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में इस बार रबी का क्षेत्र बढ़ने की संभावना जताई गई है। अब मानसून समाप्त हो गया है और दीपावली के बाद ठंड बढ़ने लगी है। ठंड के बढ़ते ही नागरिक बाजारों से गर्म कपड़ों की खरीदारी करने में जुट गए हैं, जिसके चलते बाजार में भी गर्म कपड़ों की दुकानें सज गई हैं। इस बार युवाओं द्वारा मैचिंग रहने वाले गर्म कपड़े सर्वाधिक पसंद किए जा रहे हैं। मनपा के पश्चिम जोन क्रमांक 5 भाजी बाजार अंतर्गत आने वाले पठान चौक और ट्रांसपोर्ट नगर परिसर में शुक्रवार को प्लास्टिक जब्ती व डस्टबिन बाबत अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत प्रतिबंधित प्लास्टिक पन्नी का इस्तेमाल करने वाले 2 दुकानदारों से प्लास्टिक पन्नी जब्त कर जुर्माना वसूल किया गया। पुलिस आयुक्त के विशेष दल ने शुक्रवार को नागपुरी गेट व फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र में चल रहे 2 जुआ अड्डों पर छापा मारकर 7 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ा और आरोपियों को संबंधित पुलिस के हवाले किया। चिखलदरा तहसील के जामली आर गांव में देर रात के समय ईश्वर चौहान नामक युवक की कुल्हाड़ी से बेरहमी के साथ हत्या की गई। पता चला है कि ईश्वर चौहान की अपने पड़ोसी हीरालाल जामुनकर के परिवार के साथ किसी मामूली बात को लेकर हुज्जतबाजी हुई थी, जिसकी खुन्नस निकालने के लिए देर रात के समय चारपाई पर सोते समय ईश्वर चौहान पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। पुलिस ने आरोपी हीरालाल जामुनकर को गिरफ्तार कर लिया है। परतौड़ा पुलिस थाना क्षेत्र के वड़गांव अचलपुर रोड पर स्थित एक खेत में बिजली के तार चुराने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़े एक युवक को बिजली का जोरदार झटका लगा, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। मृतक के भाई ने मृतक की शिनाख्त अंकित नांदने के तौर पर की है। विदर्भ के वर्धा, अमरावती व यवतमाल जिलों में अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। वर्धा के खरागणा पुलिस थाना क्षेत्र के वर्धा आरवी मार्ग पर कामठी परिसर में गुरुवार तड़के एक कार पेड़ से भिड़ी, जिसमें राहुल घोंगड़ी व प्रज्वल डंबोरे नामक युवक की मौके पर मौत हो गई। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र के नांदुरा के निकट मोटरसाइकिल के सामने अचानक भैंस आ जाने की वजह से हुए हादसे में भारत ठाकरे नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पीडीएमसी में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान भारत की मौत हो गई। धामनगढ़ तहसील के जलगांव में एक युवा किसान ने कर्ज के बढ़ते बोझ से परेशान होकर खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम हिमांशु उर्फ भूषण मनोज चौधरी बताया गया है। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के प्रभात चौक स्थित राजेंद्र लॉज की इमारत ढह जाने से मलबे में दबकर 5 लोगों की मौत हो जाने के मामले में पुलिस ने तहकीकात करते हुए उस्मान नगर निवासी 35 वर्षीय ठेकेदार अब्दुल साजिद अब्दुल अजीज को गिरफ्तार किया है। पश्चात साजिद को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 1 दिन की पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद साजिद को आज न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के सुभद्रा नवजीवन कॉलोनी में रहने वाले सुरेंद्र ताड़े नामक व्यक्ति के साथ वाहन खरीदने के नाम पर 4.5 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का मामला उजागर हुआ। इस मामले में गाड़गनगर पुलिस ने प्रवीण अढ़ाऊ नामक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की है। खामगांव में नकली सोने के सिक्के देकर मुंबई के बस चालक को 9 लाख रुपए का चूना लगाकर धोखाधड़ी किए जाने का मामला उजागर हुआ। मुंबई के बस चालक संदेश उनवरकर की शिकायत पर ठगबाज व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। दत्तापुर में रहने वाले क्रेडिट कार्ड धारक बैंक मैनेजर को मैसेज आया कि क्रेडिट कार्ड के पॉइंट 8655 हो चुके हैं, जो कल एक्सपायर हो जाएंगे, और उसे एक लिंक भेजी गई, जिस पर क्लिक करते ही इस बैंक मैनेजर के खाते से 40,184 रुपए ऑनलाइन निकाल लिए गए। शेगांव के छत्रपति संभाजी राजे चौक में तेज गति से आ रही एक निजी बस ने 85 वर्षीय वृद्ध को कुचल डाला। इस हादसे में हरीशचंद्र लांडे नामक वृद्ध की मौके पर मौत हो गई। मंगरूल दसगीर पुलिस थाना क्षेत्र के खानापुर गांव में हरीश चौधरी के खेत के तबेले में रखी बकरियां और मुर्गियों सहित कुल 47,000 रुपए का माल अज्ञात चोर चुरा ले गया। शिकायत पर पुलिस अपराध दर्ज करते हुए चोर की तलाश में जुट गई है। वाशिम पुलिस थाने के ठीक सामने डाकघर में 2 नवंबर की रात अज्ञात चोरों ने घुसकर लॉकर तोड़ने का नाकाम प्रयास किया। दूसरे दिन जब कर्मचारी अपने कार्यालय में पहुंचे तब यह मामला उजागर हुआ। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।